एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 कृषि। इसका लेक्चर 3 होने वाला है ये। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मैप भी हमने बहुत अच्छे से देखा था और ये भी हमने देख लिया था। सेकेंड लेक्चर में हमने कृषि तंत्र और ये पिक्चर बहुत अच्छे से देख लिया था। आप आई होप आप रिविजन करके आए होंगे। कृषि के प्रकार हम देख रहे थे, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि हम देख चुके थे। हमें यहाँ से आज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिम निर्वाह कृषि से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो, कृषि के प्रकार में हमने क्या देखा था कि कृषि को, एक मिनट, यहाँ से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ आपको। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकती है, जैसे कि निर्वाह कृषि थी और वाणिज्य कृषि थी, ठीक है। निर्वाह कृषि में हमने क्या देखा था कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, यानी जो लो टेक्नोलॉजी होती है ना, लो लेवल की टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि में और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अब हम गहन निर्वाह कृषि देख लेते हैं, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पे यानी लैंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा, ठीक है। उर्वर वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये आगे भी आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। एक वर्ष में क्या करी जाती है, एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जा सकती हैं। जैसे कि चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन यानी दालें और तिलहन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। गैर निर्वाह कृषि दक्षिणी गृह निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यहाँ मतलब वहां पर चलती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यही लिखेंगे कि आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पाशुचारण शामिल है, ठीक है। तो आदिम निर्वाह कृषि में क्या क्या शामिल है, तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पाशुचारण। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन वाले क्षेत्रों, यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा वन होंगे, ठीक है। सघन यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वनों की, है ना, बहुत ज्यादा पेड़ होंगे। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये बेसिक ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। जैसे कि आपके सामने जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपके सामने आता होगा वर्ड उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो ये बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा, ठीक है। अफ्रीका दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है, यानी चलती है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। मतलब वनस्पति बहुत जल्दी, तीव्र यानी तेज, पुनर्जनन मतलब बहुत जल्दी, है ना, रीजनरेट कर जाते हैं, है ना, मतलब फिर से उत्पन्न हो जाते हैं वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसमें देखो, स्थानांतरी कृषि में होता क्या है, वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को यानी लैंड को साफ कर दिया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। फिर क्या करेंगे, राख को मृदा यानी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तथा मक्का, रतालू आप नहीं जानते होंगे तो मैं इसकी इमेज दिखा दूंगी आपको, आलू और कसावा, ठीक है, जैसी फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समाप्त वह भूमि छोड़ दी जाती है, ठीक है, इसको लीव कर देंगे और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरी कृषि, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, कृषक नए भूखंड पे चला जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने इसको ये बोल दिया, ठीक है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है।
तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, कर्तन एवं दहन कृषि हम किसे कहते हैं, तो स्थानांतरी कृषि को। ठीक है, तो एक वर्ड आया था ना उष्ण कटिबंधीय, तो अफ्रीका, ये हम जान लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। मैं थोड़ा सा आपको 6th क्लास एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ये आपको पता है ग्लोब में ये 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा। ये हमारा क्या होता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होता है, उत्तर होता है ना, 23.5 डिग्री उत्तर में। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। याद आ रहा होगा आपको, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, बेसिक ज्योग्राफी की जो मतलब वीडियो थी एक फर्स्ट, उसमें देख लेना जाके, जिसको उसका ज्ञान नहीं है तो प्लीज़ देख लेना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड, मतलब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी से रिलेटेड जो अगला वाला लेक्चर होगा ना, उसमें ये वर्ड बहुत बार रिपीट होने वाला, उष्णकटिबंधीय। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो देख लेना आप, ठीक है। तो ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर पर ये कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा होती है। तो जो भी इनके बीच बीच का जो ये होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फीचर्स देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के पास, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र शामिल है। ठीक है, ये देखो, ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा थी, तो उसी के पास वाले, ठीक है, ठीक है, उसी के पास वाले क्षेत्र शामिल है जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। इस क्षेत्र की विशेषता गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। देखो यहाँ पर होता क्या है, एक लाइन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है ना, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, ये लाइन 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जो कि आपको उष्ण कटिबंध की डेफिनेशन बताती है। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी में ये आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखा है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, सिर के ठीक ऊपर होता है जब भी सूर्य, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मतलब हीट फील होगा, है ना। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा, ऊष्मा यानी क्या होता है, हीट प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पे ये लाइन समझ में आई, इस क्षेत्र की विशेषता गर्म और आर्द्र जलवायु थी। गर्म आपको समझ में आ गया, क्योंकि सूर्य क्या होता है, वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, समझ गए होंगे। ठीक है, आर्द्र जलवायु यानी मॉइस्चर होता है, नमी होती है जलवायु में। जलवायु मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में। ठीक है, थोड़ा मैं ये रिमूव कर देती हूँ, फिर हम लाइन पढ़ते हैं। जो इसे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए उपयुक्त बनाती है, प्रणालियों, सॉरी, ठीक है, जिसमें सवाना घास के मैदान और वर्षावन शामिल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये उष्ण कटिबंधीय का वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता आप देख लीजिए। मुख्य विशेषता क्या है, पूरे साल यहाँ पे तापमान अधिक रहता है, आप समझ गए होंगे क्यों रहता है। ठीक है, वर्ष में एक निश्चित समय में वर्षा ऋतु भारी वर्षा होती है, जबकि बाकी समय क्या रहता है, सूखा रहता है। ठीक है, एक वर्ड आया था रतालू, तो वो देख लेते हैं। देखो रतालू की इमेज कुछ ऐसी होती है, तो इसे ध्यान से देखिए आप। इसकी थोड़ा सा वो देख लेते हैं। रतालू एक स्टार्च युक्त कंद वाली सब्जी है, जिसे अंग्रेजी में यम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, और अक्सर शकरकंद के साथ भ्रमित होता है, मतलब शकरकंद और ये रतालू अलग है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक वर्ड आया था कसावा। ठीक है, तो कसावा एक स्टारयुक्त युक्त कंद है, जो दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। देखो वर्ड कितना ये आता है, उष्ण कटिबंधीय, तो इस वर्ड को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो ये इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे को आपको इमेज दिखाना था बस। देखो कसावा ऐसा होता है। ठीक है, ये भी एक इमेज है कसावा की। उर्वरता एक वर्ड आया था, इंग्लिश में उसे फर्टिलिटी कहते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं उर्वरता क्या होती है। मिट्टी की उर्वरता, सॉरी,
मिट्टी की उर्वरता पौधे की वृद्धि और विकास को सहारा देने की मिट्टी की क्षमता होती है। तो उर्वरता मतलब क्या होता है? पौधे में कितनी वृद्धि हुई यानी कितनी ग्रोथ होती है और विकास यानी डेवलपमेंट को सहारा देने की मिट्टी की एक क्षमता को कहते हैं। समझ गए होंगे आप? ठीक है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जैविक पदार्थ ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें देंगे तभी तो मिट्टी को मतलब वो ग्रो कर पाएगी ना, मतलब पौधा ग्रो कर पाएगा, मिट्टी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो। ठीक है? तो हमने सारे वर्ड्स को देख लिया है, तो आगे हम पढ़ते हैं भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह मिट्टी छोड़ ये तो हमने ये पूरा समझ लिया है। ये देखो क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। विभिन्न यानी डिफरेंट नामों से जानी जाती है, जैसे कि जूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। डायरेक्शन मैंने याद होगा तो आपको 9th क्लास वाली में डायरेक्शन बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है और ये पूरब होता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहा है तो यहाँ के जितने भी क्षेत्र आएंगे वो सारे उत्तर पूर्वी भारत में कहलाएंगे। ठीक है, ये पश्चिम था, ये पूरब है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बोला जाता है, रोका ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में। ठीक है, ये सारे स्थानांतरी कृषि के ये नाम हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। अब हम जलवासी पशुचारण को देख लेते क्या होते हैं। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में अर्ध शुष्क और शुष्क इसको मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। तो ये कहाँ ये पशुचारण होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं, ये सारी जगहें थी। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक कौन होता है? जो पशुओं को पालता है। इसकी मैं आपको डेफिनेशन एक बार दिखा दूंगी। ठीक है, पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं, यानी फिक्स्ड। ठीक है, मार्गों में घूमते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये गतिविधि क्यों होती है? जलवायु बाधाओं के कारण और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जलवायु बाधाएं क्या होती हैं। ठीक है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों को उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि जलवासी पशुचारण क्या होती है। ठीक है, आपको वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा जलवासी पशुचारण, है ना। तो हमने क्या देखा था, शुष्क और अर्ध शुष्क क्या होता है। तो अर्ध शुष्क और शुष्क ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जिससे यहाँ का वातावरण कठोर हो जाता है। शुष्क प्रदेशों में प्रति वर्ष 10 इंच से कम वर्षा होती है, जबकि अर्ध शुष्क प्रदेशों में 10 से 20 इंच के बीच वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की कुछ मुख्य विशेषताएं कम वनस्पति होती है, यानी कम पेड़ पौधे उगते हैं, तेज हवाओं से कटाव होने लगता है और उच्च तापमान, ठीक है, होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बताया भी हुआ है, देखो परिभाषा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी होती है, वनस्पति नगण्य या विरल होती है। ठीक है, और कृषि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है और आपको पता है कृषि के लिए तो वर्षा का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, वर्ड आया था ना पशुचारक। तो पशुचारक का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो पशुओं का पालन पोषण करता है और उन्हें चराता है। इसका मतलब पशुओं को घास खिलाना, उन्हें चराने के लिए ले जाना, और यह एक व्यवसाय भी हो सकता है जिसमें दूध, मांस या ऊन जैसे उत्पादों को बेचा जाता है। ठीक है, देखो एक वर्ड आया था जलवायु बाधाएं, तो मैं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स। इसका अर्थ क्या होता है?
मौसम की वह स्थितियां, ठीक है, मौसम की वह स्थितियां जैसे कि तापमान, सौर विकिरण और हवा जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से बाधाएं पैदा करती हैं। ठीक है, और ये सारी ये चीजें लिखी हुई हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो आपको ये इमेज दे रखा है चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ। ठीक है, चलिए वाणिज्य कृषि पढ़ते हैं। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन यानी फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। देखो वाणिज्य कृषि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कमर्शियली यानी बेचने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए फसल उत्पादन किया जाता है और पशुपालन, पशु को भी पाला जाता है। ठीक है, बाजार में विक्रय यानी सेल हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र यानी कल्टीवेटेड यानी जोता हुआ प्लेस। ठीक है, और अधिक पूंजी यानी पूंजी, पैसा ज्यादा लगाया जाता है। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो आप ये थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे कि वाणिज्य कृषि क्या होता है, तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे कि वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या चीजें शामिल है? तो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है, आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्य का आप मतलब समझ गए होंगे, पैसा कमाने के उद्देश्य से। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। देखो आया ना वर्ड शीतोष्ण, मैंने वर्ड पहले बोला था, याद होगा तो। ठीक है, तो ये वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। विरल यानी कम आबादी वाले। ठीक है, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करते हैं। वर्धन काल को मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे कृष्ट का वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, जोता हुआ। ठीक है, ये वर्ड्स याद रख लो। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। और देखो कृष्ट कल्टीवेटेड। देखो एक वर्ड आया था ना, शीतोष्ण घास के मैदान से तात्पर्य यानी एक ऐसे खुले घास के मैदान से हैं जो ठंडे सर्दियों और गर्मियों वाले मध्यम, वर्ड याद रखना, मध्यम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ बड़े पेड़ और झाड़ियाँ कम होती हैं और मुख्य रूप से घास और कुछ फूल पाए जाते हैं। ये घास के मैदान कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, देखो शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा, यानी मध्यम या संतुलित तापमान। देखो आपको एक वर्ड आया होगा कि वर्धन काल, है ना, ये वर्ड आया, तो इसका मीनिंग आप देख लेते हैं। ठीक है, भूगोल और कृषि में वर्धन काल का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, यानी कोई विशेष स्पेशल, लेकिन यह संभवतः विकास या उन्नति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यानी विकास यानी डेवलपमेंट, उन्नति आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से ये लाइन पढ़िए। अत्यधिक ठंड यानी बहुत ज्यादा ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। यानी जब, यानी इसे इंग्लिश में देखें तो ग्रोइंग सीजन को, मतलब जब बहुत ज्यादा अच्छी से मतलब ग्रो हो रहे होंगे फसल को, तो उसको बाधित कर देती है अत्यधिक ठंड, है ना। उन्नति विकास समझ गए होंगे आप, उसको बाधित करती है। यानी बाधित करना यानी रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, समझ गए। और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, अब हम मिश्रित कृषि को देखते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित यानी मिक्स्ड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, में भूमि का उपयोग भोजन व चारे
की फसलें उगाने और पशुधन को मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। जिसने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखकर ही तीसरा वाला लेक्चर देखना, ठीक है। पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये देखो, मिश्रित भूमि यानी भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों को उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, याद रख लेना। मिश्रित वर्ड से आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे मल्टीपल चीजों के लिए किया जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजों को उगाने के लिए, भोजन के लिए भी, चारे के लिए भी, पशुधन पालन के लिए भी, समझ रहे होंगे आप। तो अब हमें रोपण कृषि देखना है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होता है, जहाँ चाय, कैवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉफी, काजू, रबड़, केला अथवा कपास यानी कॉटन की एकल फसल यानी सिंगल, मतलब एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें बृहत पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर श्रम यानी लेबर और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, मैंने इसको वर्ड को लेक्चर फर्स्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। प्रसंस्करण खेती पर ही या निकट के कारखानों, निकट यानी पास के, नियर के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल यानी ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क होता है के विकास की अनिवार्यता है, यानी उसकी नीड है, यानी जरूरत है, ठीक है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कैवा यानी कॉफी, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण है। तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि रोपण कृषि क्या होती है, और रोपण कृषि में आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो रोपण कृषि से आपने क्या समझा कि रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का ही प्रकार है, जहां पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है और इसमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये इमेज दे रखा है, केले की रोपण कृषि हो रही है, ये वाला इमेज, और ये वाला भी इमेज दे रखा है गन्ने की रोपण कृषि, ये वाला। देखो यहाँ पे जैविक कृषि को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों यानी जो केमिकल्स मैन्योर होते हैं, है ना, इसमें केमिकल्स डले होते हैं, खादों के स्थान पर यानी वो यूज नहीं किया जाता है, पर जैविक खाद, ठीक है, जैविक खाद मैं आपको बता दूंगी क्या होता है, और प्राकृतिक पीड़कनाशी, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इन तीनों टर्म को देख लेते हैं। जैविक खाद क्या होता है, प्राकृतिक पीड़कनाशी क्या होते हैं, और आनुवांशिक रूपांतरण क्या होता है, ठीक है। जैविक खाद को देखते हैं। जैविक खाद वह प्राकृतिक पदार्थ है, सब्सटेंस, मटेरियल बोल सकते हैं, जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधे के अवशेषों को सड़ने गलने से बनता है, जैसे कि गोबर, कंपोस्ट और हरी खाद। यह मिट्टी की गुणवत्ता में यानी उसकी क्वालिटी में सुधार करती है और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिशन वाले तत्व होते हैं प्रदान करती है। तो जैविक खाद से आपने क्या समझा कि वह प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल पदार्थ होते हैं, जो जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेष आप समझ सकते हैं, ठीक है, को सड़ने और गलने के बाद बनता है, यानी पूरी तरह से नेचुरली, समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखो वर्ड आया था प्राकृतिक पीड़कनाशी। प्राकृतिक पीड़कनाशी आप समझ गए होंगे जो नेचुरल होते हैं ना, प्रकृति का मतलब। पीड़कनाशी एक ऐसे विषैले रसायन होते हैं, विषैले जहरीले रसायन होते हैं जिनका उपयोग हानिकारक जीवों जैसे कि पीड़क, हानिकारक जीवों यानी जिनसे हमें खतरा होता है, उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, पीड़क, को खत्म करने या फिर नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे ये
कवकनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी वर्ड आ सकते हैं ये ज्योग्राफी में, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। जैसे विभिन्न प्रकार के होते हैं जो फसलों की कीटों, फफूंद और अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। इनका उपयोग सावधानी से किया जाता है क्योंकि ये मनुष्य और जानवरों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो आपको पीड़कनाशी का मतलब समझ में आ गया कि एक ऐसे विषैले रसायन होते हैं जिनका उपयोग हानिकारक जीवों और जिन्हें पेस्ट कहते हैं को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और लेकिन उस बुक में क्या लिखा है? नेचुरल। देखो वहां पे प्राकृतिक वर्ड यूज किया गया था, थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। प्राकृतिक नाशक यानी नेचुरल पेस्टिसाइड। कीटकनाशक को क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्सेस तो संसाधन होते हैं, सॉरी, सोर्सेस स्रोत हैं यहाँ पे, जैसे कि पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, खरपतवारों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें नीम का तेल जैसे पौधे पर आधारित कीटनाशक शामिल है और जो पारंपरिक रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो आनुवांशिक ट्रांसफॉर्मेशन था ना, रूपांतरण, जिसे हम आनुवांशिक संशोधन यानी मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक, इंग्लिश में जेनेटिक वर्ड आप देखेंगे साइंस में। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है यानी प्रोसेस होता है जिसमें किसी जीव के डीएनए में बदलाव किया जाता है। क्या आप डीएनए जानते हैं? आप बहुत छोटी कक्षा में हैं, ठीक है, बड़े बच्चे जानते होंगे, है ना, वैसे क्लास में तो पढ़ाया जाता होगा साइंस में। तो उसमें डीएनए में बदलाव, देखो एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जीव के डीएनए में बदलाव किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी विशेषताओं को बदला जा सके, ठीक है। बाकी की जो आगे लाइनें है ना, ये वाली जीएमओ वगैरह, ये क्लास 12th वाले, बायो वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो मैं आपको आगे कंफ्यूज नहीं करूंगी। बाकी बस इतना ध्यान रखिए, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के डीएनए में बदलाव किया जाता है ताकि उसकी विशेषताओं यानी उसके फीचर्स को बदला जा सके, ठीक है। तो फिर से आ गए हम एनसीईआरटी पर। तो ये देखिए, जैविक कृषि यानी इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद यानी पेड़ पौधे के अवशेषों को सड़ने गलने के बाद, है ना, समझ गए हो गया आप, प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, यानी कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाता है। समझ में आ गया होगा, मतलब कोई डीएनए में चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैविक कृषि। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो कृषि के प्रकार में हमने क्या देखी? दो चीजें होते हैं कृषि। देखो पहले तो हमें ये याद रखना है कि वो कौन सा आधार है जिससे जैसे कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वो कौन सा आधार है? भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग यानी प्रोडक्ट की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। वाणिज्य से आपको समझ में आ गया होगा, पैसों से रिलेटेड, कमर्शियली, ठीक है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, ठीक है, और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। प्लीज एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में, देखो, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, ये याद रखना। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल इसकी मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में क्या क्या होती है? स्थानांतरी कृषि और चलवासी कृषि, ठीक है। मैंने इसको अभी एक्सप्लेन किया है, तो मैं अभी इसको दोबारा से रिवाइज नहीं करा रही हूँ, ठीक है।
स्थानांतरी कृषि यानी अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, ये सारी जगहों में ये प्रचलित है। इसमें होता क्या है, ये भारी वर्षा वाले और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन, ठीक है, वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से आप देखना, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है तथा तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, ठीक है, और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो पूरा यहाँ तक लिखेंगे आप, ठीक है, और ये जरूर लिखना, कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये देखो, स्थानांतरी कृषि के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे कि झूमिंग, मिल्पा, रोका, लदांग, ये सारी। जलवासी कृषि, कुछ तो आपको वर्ड से ही समझ में आ गया होगा ना। जलवासी पशुचारण, इसमें आर्द्र शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं, ठीक है, मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल ये सारे उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। वाणिज्य कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है। इसमें अधिक पूंजी लगती है, कृषि क्षेत्र उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें वाणिज्य कृषि में इसमें क्या क्या शामिल है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है ना। वाणिज्य अनाज कृषि में वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, आपको समझ में आ गया होगा। गेहूं, मक्का अन्य रूप से उगाई जाती है। सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करते हैं। ये केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है, ठीक है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन के लिए भी, चारे की फसलों के लिए, फसल उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए भी किया जाता है, और ये सारे यहाँ पर ये प्रचलित हैं। रोपण कृषि क्या होती है, वाणिज्य कृषि का एक प्रकार होता है। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल यानी सिंगल फसल उगाई जाती है। ये बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, और ये यहाँ जगह उदाहरण इसके ये ही है, ठीक है। इस वर्ड को अच्छे से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ प्री रीडिंग लगा कर आइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, अभी मैं बताऊँगी आपको होमवर्क क्या है, ठीक है। और शेयर करना ना भूलना प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो आपका होमवर्क ये है कि मुख्य फसलें आप पढ़ कर आएंगे, इसको जितना भी है ये मैं आपको अगली वीडियो में इसको कवर करा दूँगी जितना हो पाएगा। वैसे यहाँ तक कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू।